Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we will discuss sample question paper of class 10th Maths Term 2. सीबीएसई ने अभी अभी जो है आपका सैम्पल पेपर रिलीज करा है। मैथ स्टैंडर्ड का जो पेपर है उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। वैसे तो सीबीएसई ने आपको जो है सोल्यूशन उसके साथ दिए हैं, बट आपको अगर वो वहाँ से नहीं समझ आ रहा तो इसके मैं आपको क्वेश्चन सारे समझा रहा हूँ एक एक करके कि किस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 3 सेक्शन है पेपर में। ए बी सी ए में जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, बी में जो है 3 मार्क्स क्वेश्चन है और सी में जो है 4 मार्क्स क्वेश्चन है। बाकी सारे जो 1 मार्क्स थे वो आपके टर्म 1 में हो गए, अब वो दोबारा तो आने से रहे टर्म 2 में। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर AP 6, 9, 12, 15। सो अगर आपको ये वाले, जैसे ये आपको पेपर आया है, सैम्पल पेपर आया है, जो इस बार का सैम्पल पेपर दैट इज़ इजी। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है ना, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से कर रखी है। ठीक है, तो उसने बोला कि वैल्यू बताओ मुझे A25 की माइनस A15 की, अगर मुझे AP की ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता है, अगर आपने 5th चैप्टर करा हुआ है AP वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो A25 क्या बनेगा, A+24D, है ना। और A15 क्या होगा, A+14D। ठीक है, तो इस अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए तो मुझे A और D पता होने चाहिए, है ना। तो ये AP की मुझे सीरीज अब दे रखी है, तो यहाँ से A यानी फर्स्ट टर्म है यहाँ क्या 6, और कॉमन डिफरेंस यानी D, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, इसमें जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या हो जाएगा, A है आपके पास 6 प्लस 24 इंटू 3, ऐसे इसमें 6 प्लस 14 इंटू 3। ठीक है, 6 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 72, 6 प्लस 42। ठीक है, ये आ गया आपके पास 78 एंड दिस इज 48। ठीक है, और आपको वैल्यू इसकी निकालनी थी, तो जब आप A25 में से A15 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 78 माइनस 48, आपका आ गया आंसर 30। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ आ गया होगा आसानी से दैट A25 माइनस A15, हमने A25 निकाला क्या था 78, और A15 हमने क्या निकाला था 48, तो उससे हमारा आंसर आ गया 30। ठीक है, ये इसके और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बार देख लो। वो दे रखा है यहाँ पे सेवेंथ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 5th टाइम ऑफ 5th टर्म, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। बोला गया है, उसने कहा है कि अगर 7th टाइम 7th टर्म यानी A7 इक्वल टू हो 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म यानी A5, तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। ठीक है, तो पहले तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। A7 को क्या लिख सकता हूँ, A+6D इक्वल टू 5, A5 को क्या लिख सकता हूँ, A+4D। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ पता है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 7A+42D इज इक्वल्स टू 5A+20D। सब इधर ले आओ, 7A माइनस 5A, वहाँ प्लस का था यहाँ के माइनस, 42D माइनस 20D इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7 में से 5 गया, आपका आ गया ये 3A, 7 में से 5 माइनस करे आपका आ गया 2A, प्लस बड़े के आगे का साइन, 42 में से 20 गए तो 22D इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, A+11D इज इक्वल्स टू 0। 2 ये 0 के पास चला गया तो वहीं से ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई करके। उसने बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म,
अगर मुझे A12 निकालना है, A12 होता क्या है, A+11D, और वो हम अभी निकाल चुके, दैट इज 0, दैट मीन्स A12 इज 0। ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो। The second question is find the value of m so the quadratic equation mx bracket 5x minus 6 plus 9 is equals to 0 has equal roots। तो यहाँ पर जो आपका जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसमें आपका जो है एक एरर है, वहाँ पर आपको दे रखा है mx 5x माइनस 6, बट वहाँ पर +9 भी आएगा। ठीक है, तो देख लो, अब इक्वल रूट्स की बात आ गई, आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। तो अब आपको पता है, मैं अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी 4th चैप्टर की, मैंने डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमारा रूट्स वाला होता है, मतलब इक्वल रूट्स में क्या, इक्वल रूट्स जो होते हैं उसमें आपको मैंने बता रखा है कि d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वल और रियल रूट्स होंगे, अगर लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये सारे केसेस मैंने बता रखे हैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो हमसे वो यहाँ पूछ क्या रहा है कि m मेरे को बताओ, फाइंड m की वैल्यू बताओ अगर उस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है उसका, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, है ना। वैल्यूज पुट करो, तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac में, तो क्या आएगा, b आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको आप करो मल्टीप्लाई। ठीक है, जो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन दे रही है करो उसको मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यूज पुट करो, b क्या है -6m, इसका स्क्वायर -4, a है 5m, c है आपके पास 9, मल्टीप्लाई कर और इसका स्क्वायर हो गया 36, इवन बार में नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाता है, तो हो गया 36m² माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 5 से 20, जब 20 को 9 से करोगे देन 180। ठीक है, 180m आ गया। यहाँ से मैं क्या करो आगे, 36 मैंने लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 36m मैंने यहाँ से लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया m माइनस 5, क्योंकि 180 36 की टेबल में 180 किस पे जाएगा 5 पे। तो यहाँ से दोनों को इक्वल करो पुट 0 के, 36m इक्वल टू 0, m क्या आ गया 0/36, तो 0 आ गया, और यहाँ से m क्या आ गया m माइनस 5 इक्वल टू 0, m इज इक्वल्स टू, ये क्या माइनस के वहाँ जाके प्लस, 0 को कर दिया मैंने नेगलेक्ट और 5 को कर लिया x। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P two tangents P and PB are drawn to a circle। आपको पॉइंट दे दी 0, if OP is 2R then find angle APB। what type of triangle is APB। उसने बोला कि एक पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जहाँ से टेंजेंट डाली PA और PB। ठीक है, तो इसमें आपको OP दे रखा है 2R, आपको निकालना है एंगल APB, यानी ये पूरा एंगल निकालना है, और आपको ये भी बताना है कि किस टाइप का ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा, आपको इतना तो पता ही है कि मुझे अगर ये पूरा एंगल निकालना है, तो अगर मैं ये निकालूंगा तो मेरे को ये भी पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, दैट एंगल APO इज इक्वल्स टू थीटा, और ये वाले जो इनके परपेंडिकुलर वाले होते हैं इनका जो एंगल होता है वो होता है 90। तो अगर ये 90 है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू OA अपॉन OP, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H होता है ना साइन थीटा का। तो OA मेरे पास R और OP है मेरे पास 2R। ठीक है, तो यहाँ से R कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया 1/2, और साइन थीटा में 1/2 कहाँ आता है, 30 डिग्री पर। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सीधा ना लिखूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कहाँ आता है साइन 30 पर, साइन से साइन कैंसिल, थीटा के आगे मेरे पास
30, ठीक है। थीटा अगर मेरे पास यहाँ 30 आ गया, तो अगर मेरे पास थीटा आ गया तो अगर मैं निकालूँ एंगल ए पी बी जो हमसे पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ थीटा, ये थीटा और ये थीटा, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 30, 30 है क्या हमारे थीटा के 30, इसलिए मैं 30 लिखा। तो यहाँ क्या आ गया 60, तो हमारा ये एंगल क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अगर मेरे पास ये एंगल आ गया, एंगल निकालने का काम हमारा ख़त्म हो गया, तो फिर अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, कौन सा ट्रायंगल है ये। तो हम आप 9th क्लास में कि अगर आपकी ये दो साइड इक्वल होती हैं तो आपके ये जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है। पर उससे पहले ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसमें आपने 10th चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी है जो है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी ये वाला ये इसकी थ्योरम है कि ये पॉइंट इसके इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूँ x, इसको मान लूँ x, तो क्या हो जाएगा x प्लस ये है 60 इज इक्वल्स टू 180 है, कितना हो गया 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, क्या आ गया 2x इक्वल टू 120। तो x क्या आ गया मेरे पास 120 अपॉन 2 कट के आ गया 60, 60 आ गया भाई मेरे पास, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। आपको ये तो पता होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 13 चैप्टर का है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर if the radius of its base is 56 centimeter then find its height। बोला क्या उसने, उसने बोला अगर आपको सी एस से यानी कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कोन का, रेडियस दे रखा है आपको कोन का, तो उसकी हाइट बताओ। सी एस से होता क्या है कोन का, पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। इसका आपको जो सरफेस एरिया वो दिया हुआ है 12320, पाई आपको पता है 22/7 मल्टीप्लाई आर 56 दे रखा है, एल नहीं पता हमें, तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे एल यानी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट निकाल लो, ये तो गया 8 पे, ठीक है। बाकी का क्या हो गया, एल इधर छोड़ा 12320 अपॉन ये नीचे आ गया 22 इंटू 8, 8 से मैंने इसको कैंसिल करा, ये आ गया 1540 और 22 से करा तो ये आ गया 70। 70 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आ गया आपकी एल यानी स्लांट हाइट। अब उसने बोला क्या, उसने बोला हाइट निकालो, उसने नहीं बोला स्लांट हाइट निकालो। तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल क्या है हमारे पास 70 उसका स्क्वायर माइनस आर क्या है 56 इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4900 माइनस 3136, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा रूट में 1764, ठीक है। इसका रूट सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। सो आपको रूट निकालना जो है वो आना चाहिए। देखो जैसे इसका है 1764, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 8th में ही करा देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं, ये मैंने जैसे दो दो के पेयर बना दिए, तो इसमें हमें खाली स्क्वायर रूट लेने होते हैं। जैसे सबसे पास किसका है 4 4 ज़ा 16, तो 17 के सबसे पास वही है, तो 4 4 ज़ा 16 जो नंबर यहाँ लिखते हैं वो वहाँ भी आता है, ठीक है। 17 में 16 के 1 मैंने उतारा, ये इसमें पेयर उतरता है पूरा, 64 उतर गया। अब जो यहाँ नंबर होता है उसका हो जाता है डबल, 4 है तो 4 का डबल 8, ठीक है। अब ऐसा नंबर सोचो और एक ही नंबर होगा जिससे 164 है या एस उसके आसपास है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्राई कर, जैसे मैं करता हूँ 82, तो 82 है ना, तो मैं 2 से ही करूँगा इसको ऐसे मल्टीप्लाई,
अब मैं 83 कर रहा हूँ तो 83 से ही करूँगा, ठीक है। 82 से करा क्या आ गया 164, तो यहाँ 164 है तो ये गया 2 पे 164, ठीक है, ये कैंसिल। तो इसका रूट क्या आ गया 42 सेंटीमीटर, यानी हमारी हाइट आ गई 42। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन फॉलोइंग टेबल. She calculated the model class of the student of class as 45 while printing the data as a blank was left. Find the missing frequency given in the table. उसने बोला क्या है, सिंपली वैसे इस जो आपका सैम्पल पेपर है टर्म 2 का, उसमें जो है आपके चैप्टर 14 से जो आपका ये स्टैटिस्टिक्स है उससे तीनों के ही क्वेश्चन डाले हैं, मोड के भी, मीडियन के भी और मीन के भी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तीनों का है आपके सैम्पल पेपर में। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिसेस गर्ग हैं जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है स्टूडेंट्स से करे हैं, उनका एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी है, ठीक है। जो उन्होंने मॉडल क्लास का निकाला है दैट वाज 45, उन्होंने 45 निकाला है, ठीक है। वो कह रही फिर जब वो डाटा प्रिंट हो तो एक ब्लैंक लेफ्ट रह गया, तो हमें वो वाली फ्रीक्वेंसी जो है निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें मोड दे क्या रखा है, हमें मोड कितना दे रखा है 45, और ये जो 45 है किसके बीच में आएगा, इसी ये वाली क्लास के बीच में आएगा। तो जो हमारी मॉडल क्लास होगी वो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 40 से 60 वाली। दैट मीन्स कि ये F1 जो हो गया वो ये हो गया, ठीक है। F1 हमें नहीं पता, उसके पीछे वाला क्या होता है F2, यानी वो क्या हो गया 6, उसके ऊपर वाला होता है F0 यानी 10, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या होगी 40, और इनका जो h यानी बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 20, इनमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मोड का फॉर्मूला लगा दो। मोड का फॉर्मूला होता क्या है, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। सो मोड का फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो जब आपने वैल्यूज पुट करी, सारी मैंने वैल्यूज पुट कर दी, F1 की जगह F1 ही रखा मैंने, फिर मैंने क्या करा 45 है ना यहाँ, इसको मैं यहाँ लेके हो गया माइनस में, ये मल्टीप्लाई में वहाँ के डिवाइड हो गया, ये एज इट इज़। उसके बाद 45 में से 40 गए तो 5 बच गया अपॉन 20, कैंसिल कर दिया 5 के डबल से तो आगे 1/4, F1 माइनस 10 अपॉन 2F1 माइनस 16। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या आ गया 4F1 माइनस 40 इक्वल टू 2F1 माइनस 16। F1 वाले एक तरफ और सिंपल एक तरफ गए इधर, ये हो गया 2F1 माइनस 16 प्लस 40 कितने हो गए 24। जब इसको 2 से डिवाइड करो आपका आंसर आ गया 12। तो योर मिसिंग फ्रिक्वेंसी यानी F1 इज 12। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स क्वेश्चन आपका, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years then what she really is, then the square of age would have been 11 more than 5 times the present age. What is her present age? तो उसने बोला क्या है, रितु एक लड़की है जो कह रही जो है 5 साल यंगर देन दिस शी रियली इज, मतलब कि वो कह रही है कि 5 साल बड़ी हूँ बट वो है नहीं, उसकी रियल एज जो है वो कुछ और है। तो सबसे पहले जो हमने रितु की प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु क्या मान ली x। तो अब वो कह रही है कि मैं जो ऋतु है वो कह जो प्रेजेंट एज है वो ज़्यादा बता रही है 5 साल, जबकि वो उतनी है भी नहीं। सो उसने क्या बोला कि इफ़ ऋतु वर यंगर बाय 5 years तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज उसकी x है, वो 5 साल ज़्यादा बता रही है तो x माइनस 5, ठीक है। वो बोल रहा है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ हर एज, उसके एज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
11 more than 5 times her present age. क्या है, उसने एक तरह से उल्टा कर दिया, जबकि पहले जो चीज़ देखो, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज थी कितनी, x, 5 टाइम्स प्लस यानी मोर देन 11। ठीक है, ये हो गया। इसको आप खोलो, यहाँ क्या बन जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ये मैंने सीधा खोल दिया तो क्या आ गया, 5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर सारा इधर ले आया मैं, प्लस 25 10x माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 15x और प्लस 25 माइनस 11, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 14। ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर दो, चाहे क्वाड्रेटिक मेथड से कर लो, चाहे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो एक बार देख लो, इसके फर्स्ट नंबर को इसके लास्ट नंबर से करना होता है मल्टीप्लाई, तो 1 को 14 से करा 14 ही आएगा। और अब ऐसा नंबर सोचो कि जिससे मल्टीप्लाई करके तो 14 आए और प्लस या माइनस करके माइनस का 15 आए। ठीक है, तो अगर मैं 14 वन सा करता हूँ, -14 और -1, तो क्या आता है, माइनस से माइनस कैंसिल 14, और -14 और -1 करता हूँ तो -15 आता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पुट कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14, एक्स ले लूँ कॉमन, क्या बच गया, x माइनस 14, यहाँ से भी क्या करूँ, माइनस एक्स कॉमन, क्या हो गया, x माइनस 14 यानी -1 कॉमन। ठीक है, अंदर यहाँ दो के जो है आपके सेम आने चाहिए, एक बन गया x माइनस 1, एक बन गया x माइनस 14, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 14, दो वैल्यूज आ गई। उसकी एज क्या थी, x माइनस 5, यानी जो उसकी रियल एज है उसमें से हम 5 तो घटाएंगे तभी तो उसकी असली पता चलेगी। तो अगर मैं 1 माइनस 5 करता हूँ तो -4 आता है, और 1 x माइनस 5 में 14 माइनस 5 करता हूँ तो मेरे पास आता है अब 9। ठीक है, तो इसको तो हम सीधा ही रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो एज है वो नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम 9 है वो वैल्यू हम कर लेंगे एक्सेप्ट। और में भी क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व फॉर एक्स, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए क्या हो जाएगा 9, बी हो जाएगा आपके पास -6p, सी हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, डी निकालो सबसे पहले, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर सीधा, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -6p का स्क्वायर -4, ए है 9, सी है आपके पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस अगर पावर A1 होती है तो अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 36p हो गया, p स्क्वायर सॉरी, ये हो गया -36, और अंदर है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 36p स्क्वायर माइनस 36, अंदर मल्टीप्लाई कर दो p स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 36q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डी आ गया मेरे पास 36q स्क्वायर। मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही होता है। -b, b क्या है मेरे पास, माइनस एक ऑलरेडी है, -6 भी मेरे को दे रखा है, प्लस माइनस √36q स्क्वायर अपॉन 2 × 9, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 6p प्लस माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 लिख दिया, क्यू स्क्वायर से इसने स्क्वायर से ये रूट काट दिया तो क्या आ गया q अपॉन 2 × 9 = 18।
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, क्या आ गया, p प्लस माइनस क्यू अपॉन 18, 6 से कैंसिल कर दिया 3 पे, तो आपके जो अब फाइनल आंसर हो गया दैट इज़ p प्लस माइनस क्यू अपॉन 3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि p प्लस क्यू अपॉन 3 एक हो गया, एक हो गया आपके पास p माइनस क्यू अपॉन 3। ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था बहुत। अब हम मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस फॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। आपको इसे मीडियन निकालना है। ठीक है, लॉन्ग जंप कंपटीशन का आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डिस्टेंस है 0 से 1 मीटर में है ये, अप टू 5 मीटर दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे दे रखा है कोई कितने स्टूडेंट ने कर लिया। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हो आप, सी एफ निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हो। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले जो आपकी बुक है, यानी मतलब जो भी चैप्टर हैं सारे वो आने चाहिए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट इज एज इट इज़, इसको प्लस करते चले जाओगे, 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 62 182, 182 प्लस 38 220, 220 प्लस 30 250, सी एफ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालते हो, n बाई 2, लास्ट नंबर क्या है 250, 250 बाई 2 कट के क्या आ गया 125, 125 आ गया। 125 से बड़ा नंबर कौन सा है, 120 तो है नहीं, 182 है, तो जो 182 आ गया ना, इसके सामने की ये होगी आपकी क्लास। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला हो जाएगा आपका सी एफ, यानी 120 हो गया आपका सी एफ। ठीक है, 2 से 3 वाली अब क्लास होगी, आपका सी एफ हो गया 120, फ्रिक्वेंसी होगी जो भी इसके सामने है 62, और लोअर लिमिट होगी ये 2, हाइट यानी एच हो गया आपके पास 1, डिस्टेंस इनका। ठीक है, सब आ गया। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, एल प्लस में एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या आपके पास 2 प्लस एन बाई 2 है आपके पास 125, सी एफ है 120 अपॉन एफ, एफ क्या दे रखा है आपको, एफ आपको गिवन है 62, एच है 1। ठीक है, 2 प्लस में 5 अपॉन 62, 1 तो हम शो ही नहीं करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.08, और 2 प्लस 0.08 इज 2.08 मीटर। दिस इज योर मीडियन। आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 10 चैप्टर से है, ओ 11 चैप्टर से कंस्ट्रक्शन वाला। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार सीबीएसई ने डाला अपने पेपर्स में। क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 60। तो बस फ़र्क इतना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस आपको रेडियस चेंज करती है, रेडियस में 6 है, यहाँ 4 दे दिया, एंगल सेम ही रखा है। तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सर्कल बनाऊँगा 4 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने कंपास स्केल से मेज़र कर लिया 4 सेंटीमीटर, और ये मैं बना रहा हूँ अब सर्कल। ये मैंने सर्कल बना लिया 4 सेंटीमीटर का। अब क्या करूँगा मैं, अब जो है यहाँ पर जो है मैं ड्रॉ कर लूँगा एक लाइन। ठीक है, कर दी। अब उसने एंगल को कितने का बोला है, उसने एंगल बोला है 60 डिग्री का। इस कॉपी को आप इस तरह से मूव करना, और यहाँ जो है जहाँ से सेंटर है वहाँ बनाओ आप 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये आपको ये बेसिक तो पता ही होंगे एंगल। ठीक है, इसके सेंटर से आर्क करो यहाँ। ठीक है, 60 का हो गया, ये 60 का बन गया। इसके बाद जहाँ इसने कट करा है वहाँ पर बनाओ आप 90 डिग्री एंगल। ये बेसिक एंगल है, ये तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, यहाँ से
आग कर दी मैंने, यहाँ से भी कर दी, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं कर दूंगा। अब उसने टेंजेंट ही बनाने को बोला, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये जो है मैं इनको डार्क लाइन से शो कर दूंगा। ये आपकी हो गई टेंजेंट्स। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने क्या बनाना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। ये हो गया, ये हो गया 60 एंड देन 120। क्या हो गया 120। इसी से ही ठीक है, यहाँ से इसको कर दो ज्वाइन। ये आपकी टेंजेंट्स होगी जो उसने मांगा था। इस तरह से कुछ आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। थोड़ी मैंने लाइट खींची है। ये हो गया आपका 60। क्यों 60 लिया, बिकॉज उसने बोला 60 था एंगल। ऐसे ही अगर वो कोई और एंगल बोलता तो आप उससे करके दिखाते, ठीक है। और उसने बोला क्या था स्टार्टिंग में, उसने बोला था कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो ये मैंने टेंजेंट शो कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन्स नंबर ऑफ रन्स। बोला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे नीचे, रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट मैच का आपको स्कोर दे रखा है नीचे, आपको बताना है मीन नंबर ऑफ रन्स। तो मीन बताना है सिंपली, दिस इज योर एक्स आई, दिस इज योर एफ आई, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक्स आई निकालनी पड़ेगी, मतलब एक्स आई एफ आई। तो एक्स आई कैसे निकलती है, यानी आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी एम। तो आपको ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको निकालना है एक्स आई। कैसे करते हो, जो भी दो नंबर होते, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन 2, दिस इज द फॉर्मूला। 40 प्लस 0 40, 40 बाई 2 20, ठीक है, ये आ गया 20। ऐसे 80 प्लस 40 120, 120 को 2 से डिवाइड करो 60, 80 और 120 200, 200 को 2 से करा 100, 120 160, 120 और 160 इसको प्लस करा तो आपके पास क्या आ गया 280, 280 को 2 से डिवाइड करा 140, 160 एंड 200 360, 360 को आपने डिवाइड करा आ गया 180। एक्स आई आ गया फॉर्मूला। आप इसमें मैंने तो अब सिंपल लगाया शॉर्टकट मेथड, आप डायरेक्ट मेथड सॉरी, अगर आप चाहो तो इसमें स्टेप डिवीजन वगैरह सब उससे भी कर सकते हो। तो अब निकालूंगा एक्स आई एफ आई, मल्टीप्लाई करूँगा इसको और इसको, करते जाओ आगे 240 1200, सीधा 2 12 करा 24 जीरो लगा दी, 6 2 12 2 जीरो लगा दी, ऐसे ही हो गया 3500, ठीक है। 14 को 3 से कर लो 42, उसकी 2 जीरो लगा दी, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा इसका 4140, ठीक है। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यही फार्मूला होता है। इसका समीशन करो, इसका समीशन आपके पास आएगा 13,280 अपॉन एफ आई आएगा आपके पास 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काट दो इसको, आपका आ जाएगा 110.6 रन्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। उसने बोला 2 वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये 2 वर्टिकल पोल हो गए तो टेढ़े बन गए थोड़े। उसने बोला आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम इधर, 20 मीटर दोनों दूर हैं एक दूसरे से, ये हो गए 20 मीटर दूर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द
top of first pole from the foot of the second pole is 60। फर्स्ट पोल से सेकंड पोल के फुट तक उसका एंगल है 60। और ऐसे ही फर्स्ट पोल का सेकंड पोल का फर्स्ट पोल के फुट तक एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, उसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द पोल, दोनों का डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है। इसको मान लिया ए बी सी और ये डी। ठीक है, इसको मान लिया मैंने एक्स, इसको मान लिया वाई। स्टार्ट कैसे करोगे, पहले तो पूरी वो सब लिखोगे कि क्या मैंने मान लिया लेट ए बी एंड सी डी आर वर्टिकल पोल्स। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि डी सी इज एक्स एंड ए बी इज वाई, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 30, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60। ये थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन हमें देनी पड़ती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनकी आंसर्स। देखो जैसे ये है, पहले मैं ले रहा हूँ इंटर एंगल बी डी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी सी अपॉन सी बी। क्या होता है ये पी बाई एच ओ पी बाई बी। पी बाई बी होता किसका है, tan का। एंगल क्या 30, tan 30। डी सी है एक्स, सी बी है आपके पास 20, tan 30 होता है आपके पास 1/√3। ये वहाँ पे चला गया, एक्स क्या आ गया 20/√3। इसके बाद निकाल लो इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan 60। क्यों, पी बाय बी, ए बी है वाई है, बी सी है 20, tan 60 होता है √3, वहाँ चला गया तो वाई इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर लगा लेते हैं। ये तो आ गया एक्स और वाई की वैल्यू। अब उसने बोला क्या था, फाइंड द डिफरेंस, तो वाई माइनस एक्स कर दूँ, क्या होगा 20√3 माइनस 20/√3 क्या हो जाएगा, √3 ले लो एलसीएम। यहाँ क्या हो गया 40 60 माइनस 20 40 अपॉन √3, इसको कर दो रेशनलाइज। 40 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आ गया 40√3 अपॉन 3। ठीक है, अब उसने हमें √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73, तो हमें पुट करनी पड़ेगी। पर यहीं पर अगर उसने √3 की वैल्यू नहीं दी होती हम पुट नहीं करते, क्योंकि 1.73 अपॉन 3 इसको तुमने करा तो आपके पास आ गया 23.6 मीटर 06 मीटर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे ऐसी और में क्वेश्चन दे रखा है, वही वाला क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी है। A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground। भाई ये देखो, ये कोई बच्चा खड़ा है 1.7 मीटर का, इसकी हाइट है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो उससे 50 मीटर अवे है, ये होगी बिल्डिंग। ठीक है, ये उसकी हाइट तक होगी बिल्डिंग तक, ये होगी वो 50 मीटर अवे। ठीक है, 50 मीटर दूर है उससे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग टू द आई इज 60। उसकी आँख से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है किसका 60 बन रहा है। हमें निकालनी है हाइट बिल्डिंग की, यानी ये निकालनी है हमें। इसको मैंने मान लिया h। ठीक है, तो इसको हो गया ए बी सी डी और इसको ई। ठीक है, ये हो गया। निकालो हाइट, कैसे निकालोगे, पहले लो ये सब डिस्क्रिप्शन दे देना कि लेट ए बी द हाइट बिल्डिंग, ई डी इज़ द बॉय, सब सारी जो लिखा हुआ है सारा दिखा देना। हम ले रहे सबसे पहले ये ट्रायंगल
हम ले रहे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE है ना, तो AB अपॉन BE क्या है, tan 60 यानी P/B। AB क्या है, मैंने H माना है, BE क्या है 50, ये tan 60 होता है √3, ये वहाँ चला गया तो हाइट क्या आ गई 50√3 मीटर। ये आई मेरे पास बिल्डिंग की हाइट, पूरी नहीं आई, मतलब मैंने इतना लिया अभी, 12 बाई तो है, ये है ना पूरी बिल्डिंग तो, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट कर दूँ √3 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी उसने बोला है टेक √3 1.73, उसने यहाँ बोला हुआ है, तो यहाँ मैंने पुट करी वैल्यू, करो मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 86.5। अब आपने तो खाली ये करना है, पूरी हाइट होगी बिल्डिंग की, AC अगर पूरी बिल्डिंग की हाइट है तो क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC, AB मेरे को पता है 86.5 है, BC उस लड़के की हाइट है 1.7, टोटल क्या हो गया 88.2 मीटर, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन C का। 11th क्वेश्चन है, द इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल शेल आर 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये रिकास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसने हमें बोला है कि रिकास्ट करा है मेल्ट करके, तो इन क्वेश्चन में हमेशा जो भी चीज़ होती है उसको हम इक्वल रखते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर में हम करेंगे माइनस। पहली बात, स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इन क्वेश्चन से हम रखते हैं इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, क्या होती है 4/3 पाई r³ -r3, हमेशा ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जब दिया होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h, यही होता है। 4/3 पाई, मुझे क्या दे रखे हैं रेडियस 5 और 3, तो 5 का क्यूब -3 का क्यूब इक्वल टू पाई। यहाँ पर क्या है, डायमीटर अगर मेरे पास 14 है, रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर इंटू हाइट, क्योंकि हाइट तो हमें निकालनी है सिलेंडर की, है ना। ये पाई से ये पाई कैंसिल, उसके बाद सॉल्व करो, इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आ गया 4/3 मल्टीप्लाई, ये क्या होता है इसका क्यूब 125, 3 का 27 इक्वल टू 7 का 49 इंटू हाइट। 4/3 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करोगे आएगा 98 इक्वल टू 49 में ले गया नीचे, हाइट छोड़ दी इधर, ठीक है। 7 के टेबल से काटो, ये 7 पे गया, ये गया 14, 7 से इसको फिर 2 पे, 4 2 आ गया 8 अपॉन 3, हाइट क्या आ गया आपके पास 8/3, हाइट आ गया आपके पास। अब आप क्या निकाल लोगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2πr r प्लस h, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू r, रेडियस क्या है 7, 7 प्लस 8/3 हाइट यानी, ठीक है। करो सॉल्व इसको, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 44 इंटू अंदर 3 एलसीएम 21 प्लस 8, इसको प्लस करो 44 मल्टीप्लाई 29/3, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करा, सिंपली ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा ये 1276/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने अब इसमें कट तो रहा नहीं, तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11, और ये आपका सैम्पल पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है।
12th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is a supplementary to angle subtended by a line joining the point of contact to the center। देखो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, छोटे तरीके से करा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। वो वाला भी कैसे आपको मतलब मार्क्स कैसे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिगर का 1 मार्क्स, गिवन टू प्रूफ का 1 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ हो गया, और जब प्रूफ करोगे उसके 2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स का इस बेसिस पे आप कर सकते हो। क्वेश्चन बोला है प्रूफ करना है जो एंगल बिटवीन है दो टेंजेंट्स के। देखो फिगर से समझो, ये सर्कल बना लो पहले, ठीक है, ये हो गया सेंटर ओ, ये हो गए मेरे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। वो बोल क्या रहा है, ऐसी फिगर बनाना, मतलब ये वाली फिगर बनाओगे जब आप, तो आपको इसके मिलते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। क्या बोल रहा है उसने, उसने बोला क्या कि प्रूफ करो angle between the two tangent from an external point circle is supplementary to angle subtended by line joining the point of contact, कि ये एंगल और ये एंगल, उसने बोला क्या है जो एंगल है दो टेंजेंट्स का, एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल, यानी ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक ही पॉइंट से दो जा रहे हैं टेंजेंट्स, तो ये वाला जो एंगल है और वो वाला एंगल जिससे हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सेंटर जो हम एंगल बनाती है वो, ठीक है, इन दोनों का सम, दैट इज जो उनका सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। सप्लीमेंट्री होते कौन से, सप्लीमेंट्री होते हैं 180 वाले, ठीक है। ये बोल रहा है आपको, समझ आ गया होगा। तो कैसे करेंगे, ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का सम होता है हमारे पास 360, तो मैं ये कर सकता हूँ। और एक थ्योरम थी आपके पास कि ये वाले जो एंगल होते हैं आपके पास परपेंडिकुलर जो होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, 10 चैप्टर में थ्योरम है, देख लेना। कैसे करूँ फिर, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए ओ बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360। ये मेरे पास है ए पी बी लिए ना, ए पी बी तो मैं गिवन नहीं है, प्लस पी ए बी ये 90 है, आपको थ्योरम से पता ही है, ये भी 90 है, प्लस ए ओ बी भी नहीं पता, इक्वल टू 360। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये 90 लिखने का रीज़न है, ठीक है। तो ए पी बी प्लस 180 प्लस ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180। यही हमने प्रूफ करना था कि ये जो है दो एंगल, इनका जो सम है वो आना चाहिए सप्लीमेंट्री, यानी 180, वही हमने प्रूफ करना था, और ये हो गया। ए पी बी ए ओ बी का सम 180 आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था वैसे तो। इसी के और में दे रखा है आपको क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, अपने अगर 10 चैप्टर बहुत ध्यान से करा होगा तो आपको पता होगा, ये जो क्वेश्चन है आपका वो एग्जाम्पल है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसलिए ये 3 एग्जाम्पल है पूरे 10 चैप्टर में, जिसमें से एग्जाम्पल नंबर 2, 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको अब करा रहा हूँ। देखो उसने बोला क्या है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रोन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूफ दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ओ पी क्यू। उसने बोला एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, जिससे टी पी और टी क्यू आप वो डाल रहे हो टेंजेंट, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल पी टी ओ पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ओ पी क्यू है। बुक में तो बहुत अजीब तरीके से कर रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ,
ये वाला जो एंगल है यानी एंगल पी टी क्यू, इसको मान रहा हूँ मैं थीटा। ठीक है, अगर आप पेपर में आ भी जाते हैं ना क्वेश्चन बोर्ड में, तो बहुत अच्छा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी सा है, ये आप कर लोगे। ठीक है, अब हमें पता है, हमारे पास एक थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 10.1, द लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये हमें पता है ना, तो अगर ये है तो मैं कह सकता हूँ दैट टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू। और अगर मुझे रीज़न लिखना, मैं लिख सकता हूँ द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal। मैं लिख सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, उसके बाद अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी पड़ी होगी, है ना। अगर टी पी ये इक्वल है तो ट्रायंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। क्या है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कह सकता हूँ मैं ये वाली चीज़, है ना। फिर इस बस इतना ही करना था? नहीं, इसके बाद हम क्या करें, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैंने इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, लगाई मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है? और एक और चीज़, आपकी जो थ्योरम है, एक और थ्योरम है कि ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ये होते हैं आपके 90, है ना। ये 90 होते हैं, ये आपकी थ्योरम है। तो मैंने क्या करा, यहाँ मैंने लगाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या करा, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180। भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, टी टी पी मैंने माना एक्स, ये भी माना एक्स, ये माना मैंने थीटा। ठीक है, कितना हो गया, 2x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। 2x इक्वल टू 180 प्लस का थीटा में आ जाके माइनस हो गया, तो x इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाय 2। तो 180 अलग अलग लिख लिया मैंने। ठीक है, इस 2 से काट दिया, 90 आ गया, तो x क्या आ गया, 90 माइनस थीटा बाय 2, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा एंगल ओ पी क्यू। क्यों निकालूंगा? क्योंकि प्रूव में वही मांग रहा है, वो प्रूव में ये मांग रहा है ना, तो मैं निकालूंगा भी वही, क्योंकि वहीं से मेरा प्रूफ आएगा। कैसे? ओ पी टी, ये वाला एंगल ओ पी टी, ये एंगल माइनस कौन सा एंगल, टी पी ओ, टी पी क्यू। ठीक है, तो एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, ये निकाल रहा हूँ मैं। ओ पी टी ये वाला एंगल बोल रहा है वो, ये वाला, ये वाला एंगल, ये है 90। और आगे वाला जो है, आप सोचोगे भाई ये क्या, अच्छा ये कैसा क्वेश्चन करा रहे हैं, ओ पी टी है, ओ पी टी, ओके ये भी एंगल है, टी पी क्यू ये भी ये वाला एंगल है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? पर नहीं, ओ पी ओ पी टी है ये एंगल। ठीक है, और टी पी क्यू है ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल अलग अलग है। ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 90, ये एक्स हमें पता है, ये एक्स की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास 90 माइनस थीटा बाय 2, ये ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, 90 माइनस 90, साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस थीटा बाय 2, ये 90 से ये 90 कैंसिल, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2। इस 2 को मैं इसके पास ले जाऊं, क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 2 ऑफ ओ पी क्यू
इज इक्वल्स टू थीटा। मैंने स्टार्टिंग में माना किसको था, कुछ ध्यान हो तो, एंगल पी टी क्यू को इसको मान लो फर्स्ट, तो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल पी टी क्यू, साइड में रीजन लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 ऑफ पी क्यू, और ये हमने लास्ट में प्रूव कर भी दिया कि एंगल 2 ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन रह गए, दैट इज केस स्टडी बेस्ड, वो कराता हूँ, फिर हमारा जो सैम्पल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया सोल्यूशन के साथ, और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, केस स्टडी देख लो एक बार। ट्रिग्नोमेट्री इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ नेविगेशन, बस आपको सारा पढ़ने के लिए दे रखा है। बाय द लैंड, सी और जीपीएस इज अ रेशन नेविगेशन सिस्टम हेल्प टू लोकेट पोजीशन ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। अ गैस स्टेशन द टॉप ऑफ टू, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से। A guard stationed at the top of 240-meter tower observed an unidentified board coming towards it. A clinometer or a inclometer in an instrument measuring angles. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल्स मेजर में हमारे हेल्प करता है एंगल को मेजर करने में। The guard uses a clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse find to be 30 degree. अब शुरू हो रहा है पूछा गया क्वेश्चन में, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। उसने बोला पहले तो फिगर बनाओ जैसी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है, और डिस्टेंस निकालो बोट का उस टावर के फुट से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, देख लो एक बार फिगर। उसने बोला क्या था, एक 240 मीटर का जो है टावर है, ये बोलता, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे होता है, बनता ऊपर है पर हम लेते नीचे उसको, है ना, ये हो गया, नीचे ले लिया। ठीक है, बोट है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जब वो है तो उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा हमसे बोट का, इसको मान लिया मैंने x, क्योंकि हमें तो वो पता ही नहीं है, तो ए बी सी। ठीक है, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देना, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एक मार्क्स मिल गया फिगर का बनाने का, दूसरा पार्ट सॉल्व करने का, ए बी अपॉन बी सी दैट इज पी बाई बी, पर ये हो गया tan का, tan 30, ए बी इज 240, बी सी इज x, tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 240√3 इज इक्वल्स टू x आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है वो, सेकेंड पार्ट है, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व्ड that the boat was approaching the tower. Its distance from tower reduced by this. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the tower? बोल रहा है कि 10 मिनट बाद जो गार्ड बैठा था वो 10 मिनट बाद देखता है बोट पे कि अब तो वो पहुंचने वाली है टावर के पास, और जब वो पहुंचने वाली थी ना तो उसका डिस्टेंस उसने इतना दे रखा, भाई इतना डिस्टेंस था जब वो पहुंचने वाली थी। तो एकदम से जैसे वो देखता है तो वो अलार्म बजा देता है, और वो बोलता है कि अब तुम बताओ कि नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा जब वो बोट पास आ गई। समझ आ गया होगा क्वेश्चन, चलो करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस पता करेंगे, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टार, टार से डिस्टेंस का बोट, और डिस्टेंस बोट का 240√3 तो हम निकाल ही चुके पहले, भाई इतना तो पहले था। अब और जो गार्ड कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई जब बोट पास आ गई तो उसका डिस्टेंस था 240√3 - 1, ये कह रहा है वो। तो अब मुझे निकालना है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो सबसे पहले तो मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए भाई कितना डिस्टेंस है, तो 240√3 अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 240√3 प्लस माइनस माइनस प्लस 240, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 240 मीटर। ठीक है, तो ये तो अभी डिस्टेंस पता चल गया भाई इतना डिस्टेंस था जब वो पहुंचने वाली थी टावर के पास, क्योंकि देखो पहले इतना था अब इतना हो गया।
अब अगर मैं निकालूं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालूं तो पहले हमने कैसे करा था, P बाई बी करा था ना, तो P बाय बी दैट इज ए बी बाय बी सी। तो ए बी मेरे पास 240 है और बी सी अभी निकालना डिस्टेंस नया 240, ठीक है। 240 से 240 गया 1 पे, तो tan थीटा, ये P बाई बी tan होता है ना, इज इक्वल्स टू 1, 1 कहाँ पर आता है tan की, उसमें tan 45 पे, तो tan से tan कैंसिल, थीटा आ गया मेरे पास 45, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया 45। यानी जब वोट पास आई तो उसका एंगल कितना था, एंगल था 45। और आपको ये चीज़ शायद पता होगी, नहीं भी पता तो देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ कि जितना एंगल अंदर आता है ना वो उतना बड़ा होता है। ये नहीं कि अब जैसे यहाँ 30 है, अगर एंगल यहाँ होता, ऐसा नहीं है यहाँ पर अब और कम हो जाए 15 हो जाता, यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ जैसे 45 हो गया अगर वो बोर्ड पास आ गई तो, ठीक है। लास्ट केस स्टडी देखते हैं, फिर मैं वीडियो को करूँगा एंड। लास्ट केस स्टडी है, push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are very helpful in almost all sports, including athletes. While the push-ups primarily target to muscle the chest, arms, and shoulder support, required form of other muscle help in toning up the whole body. बेसिक पुशअप्स के बारे में बता रखा है आपको। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका। Nitish wants to participate in push-ups challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour. उसको क्या चैलेंज में पार्ट लेना है। अभी वो 1 घंटे में 3000 पुशअप्स कर सकता है, बट वो चाहता है कि वो 3900 का टारगेट पूरा करे पुशअप्स का 1 घंटे में। तो वो हर बार प्रैक्टिस करता है, रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहता है। तो जब वो हर दिन प्रैक्टिस करता है तो वो 5 ज़्यादा पुशअप्स मारता है 1 घंटे में, ऐसे कि उसने रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो 5 ज़्यादा मार पा रहा है पुशअप्स, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ही मेक्स 3000 पुशअप्स, पहले दिन 3000 हो गए, और ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता है प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे हैव मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे इज अकम्प्लिश्ड। उसने क्या बोला, पहले सबसे पहली चीज़ वो बोल रहा है फॉर्म आ एपी, गए 1 मार्क्स यहाँ पर, आधा मार्क्स 1 मार्क्स जो भी है, पहले तो एपी बनाओ इसकी, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे, जो आपकी पुशअप्स रोज का बता रहा है वो वाली, और निकालो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालो। फिर वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालने के बाद क्या करोगे, एक तो तुम वो निकालोगे कि किस दिन वो टारगेट पूरा करेगा, है ना। पर क्वेश्चन बोल रहा है आप निकाल लो कि किस दिन उसने टारगेट पूरा करा, पर उससे एक दिन पहले का बताओ। बोलेगा उसने फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे ही इज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। जिस दिन वो अपने टारगेट पूछता है उससे एक दिन पहले का तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो वो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एपी फॉर्म करेंगे। एपी क्या बनेगी, पहले दिन उसने करे 3000 पुशअप्स, इम्प्रूव कर रहा है, कह रहा है कि 5 पुशअप्स 1 घंटे में करता है, जब वो इम्प्रूव करने तो 5 बढ़ा दो। ऐसे ही होता है ना कि एक एक ऐसे 5 5 बढ़ाता रहता है 1 घंटे में, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है। और कहाँ तक उसको पहुँचना है, 3900 पुशअप्स तक पहुँचना है। ये बन गई आपकी सीरीज, मिल गया आधे मार्क्स। अब वो बोल रहा है निकालो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, तो उसके लिए ए निकालेंगे, मतलब ए एन निकालेंगे, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 3000, डी क्या है 3005 माइनस 3000, क्या आ जाएगा 5, तो n माइनस 1 इंटू 5, और ए एन आपको क्या दे रखा है 3900, ये आपको ए एन दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करो, 3900 माइनस 300 ओ 3000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया 900 इक्वल टू n माइनस 1, 5 नीचे चला गया, ठीक है। 5 नीचे चला गया, कैंसिल कर दो इसको, क्या आ गया 180 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 180 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 181 इक्वल टू n, तो ये क्या हो गया 181 डेज,
अभी ये वो वाले दिन है कि इतने दिन लगेंगे कि वो पूरे 3900 पुशअप्स कर लेगा प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। बट उसने क्या कहा था, एक दिन पहले का बताओ, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, क्या लगेंगे नंबर ऑफ डेज मिनिमम, 181 माइनस 1, एक दिन हटा देंगे तो वही एक दिन पहले का आ जाएगा ना, 180 डेज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, आसान सा था, समझ आया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितिश अप टू फॉर्म द डे इज गोल इज अचीव्ड। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स बताओ जब नीतीश ने करे एट द फाइनल डे में दे अचीव्ड हिज गोल, ठीक है, वो बताना है। तो हम क्या निकालेंगे, अब सम निकालेंगे, यानी SN निकालेंगे। बेसिकली आपको बताना क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स बताने हैं, तो क्या निकालोगे, SN। पूरा करके देखोगे, इससे अच्छा क्या हो जाएगा, N/2 A + L है, फॉर्मूला याद होगा आपका, स्टार्टिंग में दे रखा है बिल्कुल बुक के। A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड L इज़ द लास्ट टर्म। बिकॉज आपको क्या बताना है, आपको बताने हैं नंबर ऑफ पुशअप्स। तो 181 आपने अभी N निकाला है अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3000 यानी फर्स्ट टर्म, L यानी लास्ट टर्म 3900, ठीक है। तो 181 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6900, यही आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो इसको, क्या आएगा, 3450। जब 181 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 624450, यानी 624,450 पुशअप्स। ये आगे इसके टोटल पुशअप्स कितने उसने करे, द टोटल पुशअप्स उसने 181 दिन लिए ना, तो उसने इतने पुशअप्स करे अपने उसको टारगेट को पूरा करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल पेपर ऑफ दिस होल सैम्पल पेपर ऑफ टर्म 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me in other social media accounts. All the links are given in the description box. Thank you.